तो डाइलेक्ट्रिक्स एंड पोलराइजेशन। ठीक है, सबसे पहले डाइलेक्ट्रिक जो है होता क्या है, एक बिल्कुल आपके लिए जो है ये न्यू टर्म है। ठीक है, व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक। तो क्या आप इसको, क्या इसके बारे में कुछ मालूम है डाइलेक्ट्रिक के बारे में किसी को भी? थोड़ा बहुत पहले से जो पढ़ रखा हो तो बता सकते हैं। हम्म, कोई आइडिया? डाइलेक्ट्रिक मतलब इंसुलेटर। डाई इलेक्ट्रिक मतलब इंसुलेटर। देखिए, इसका मतलब इंसुलेटर नहीं होता है। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक को हम एक नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस बोलते हैं। एग्जैक्टली इट इज नॉट एन इंसुलेटर। ठीक है, इसको हम लोग नॉन कंडक्टिंग मटेरियल या नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस बोल सकते हैं। ठीक है, अब आप बोलेंगे नॉन कंडक्टिंग भी इंसुलेटर होता है। ठीक है, तो ऐसा मतलब आप एक तरह से उसको बोल सकते हैं, इट इज टाइप ऑफ इंसुलेटर। ठीक है, बट इसको हम लोग नॉर्मली नॉन कंडक्टिंग बोलते हैं, जिसको कंडक्टिंग बनाया जा सकता है। ठीक है, समझ गए? इसमें क्योंकि चार्जेस जो हैं, जब इसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में देंगे तो इसमें चार्जेस जो है इंड्यूस हो सकते हैं अपोजिट डायरेक्शंस में। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक्स आर नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंसेस। ठीक है, और कंडक्टर्स जो होता है उसके पास नो, है ना, एलिजिबल, मतलब इसके पास जो होता है, जैसे कंडक्टर्स के पास में फ्री चार्ज कैरियर्स होता है, तो नॉन कंडक्टिंग जो सब्सटेंस डाइलेक्ट्रिक्स है इसके पास में बहुत ही कम अमाउंट में या बिल्कुल भी नेग्लिजिबल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स होते हैं। ठीक है, इसी को डाइलेक्ट्रिक्स बोला जाता है। ठीक, ये जो है आपको दो तरह का अच्छा, उसके पहले ये सब देख लीजिए, इसका ओरिएंटेशन वगैरह कैसे कैसे क्या है। सपोज ये एक कंडक्टर है, दोनों में डिफरेंस देख लीजिए। जैसे ये कंडक्टर है, ठीक है, इसका कंडक्टर का एक सरफेस है और उसमें हम लोग जब इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहे हैं तो नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग जानते हैं जिस डायरेक्शन में है, तो इधर पॉजिटिव चार्ज वो लेके जा रहा होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर की तरफ जा रहा होता है वो पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ लेके जा रहा होता है। इसका मतलब है इस वाले सरफेस पे नेगेटिव चार्ज हुआ और इस वाले सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज हुआ। ओके, ऐसे। तो इसमें ये जो है अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ई नॉट है। ठीक है, समझ गए? और उसकी वजह से इसके जो सरफेस पे जो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड था अप्लाई किया, उसकी वजह से इनके जो सरफेसेस पे जो चार्जेस इंड्यूस हुए हैं, ठीक है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। यस और नो? क्योंकि इस वाले सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हुआ है और इस वाले सरफेस पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में जो होगा वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इनसाइड द इनसाइड द कंडक्टर। तो आप देख सकते हैं जितना आपको अप्लाई किया आपने इलेक्ट्रिक फील्ड, उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो गया अपोजिट डायरेक्शन में। तो दोनों का जो सम होगा वो जीरो के बराबर होगा इन केस ऑफ कंडक्टर। ठीक है, इसलिए हम लोग बोलते हैं किसी भी कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है? जीरो होती है। बात नहीं समझ में आई? आ गया। बोलिए। ठीक है, अब आपको जब इसी चीज कंडक्टर को हम क्या कर दें? डाइलेक्ट्रिक बोल दें, ठीक है, तो यानी कि ये नॉन कंडक्टिंग टाइप का है। तो उस समय में इसमें एक क्या होता है कि जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके डाइलेक्ट्रिक में इसकी वजह से चार्जेस इंड्यूस हुए, अगेन नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अगेन अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में हुआ, दिस इज कॉल्ड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड था और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे।
और इसी नहीं होने की वजह से, है ना, ये बोल सकते हैं जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक है दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है। अब इसी की वजह से कुछ कुछ काम होगा, यानी कि अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, उसी वजह से बहुत सारे इसमें इसी प्रॉपर्टी का यूज करके पूरा टॉपिक आपको पढ़ना है। ठीक है। जितने फॉर्मूले बनेंगे इसी बेसिस पे बनेंगे कि जो कम हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना कम हुआ, कैसा कम हुआ, उसका रेशियो क्या कहलाता है, इसी से बेस पे पूरा टॉपिक है। बात समझ में आ गई? बेसिक डिफरेंस दोनों में, कंडक्टर में और इंसुलेटर में क्या, सॉरी, कंडक्टर और डाइलेक्ट्रिक्स में क्या डिफरेंस आया? यस यस कंडक्टर में इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल होता है, इक्वल होता है, और अपोजिट है। डाइलेक्ट्रिक्स में, हाँ अपोजिट भी होगा, और डाइलेक्ट्रिक्स में भी इक्वल एंड डाइलेक्ट्रिक्स में अपोजिट होगा बट दे आर नॉट इक्वल। ठीक है। अब दो तरह के सब्सटेंसेस होते हैं। ठीक है। एक होता है पोलर और एक होता है नॉन पोलर। दो तरह के मॉलिक्यूल्स हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। ये सब आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ चुके होंगे अच्छे तरीके से। नॉन पोलर क्या होता है जिसमें बताइए? चार्ज सेपरेशन नहीं होता। हाँ, चार्ज सेपरेशन नहीं बोल के उसको प्रॉपर डेफिनेशन बोलना होता है कि उसमें पॉजिटिव चार्ज का जो सेंटर है और नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर है वो दोनों कोइंसाइड हो जाते हैं। ठीक है, समझ गए? नॉन पोलर मॉलिक्यूल में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का सेंटर कोइंसाइड हो जाता है, इन दोनों के बीच में सेपरेशन नहीं होता। ठीक है, जैसे एक हाइड्रोजन हाइड्रोजन है तो इसके ऊपर रखेंगे तो एक हाइड्रोजन के ऊपर में दूसरा हाइड्रोजन आएगा तो दोनों का सेंटर क्या होगा? कोइंसाइड कर जाएगा। सेम वे ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल लेंगे, ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल लेंगे, उन दोनों का सेंटर भी क्या होगा? कोइंसाइड कर जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस का। so they are non polar molecules. सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 का भी स्ट्रक्चर इस तरह से होता है कि उन तीनों के जो सेंटर्स हैं, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर होगा वो कोइंसाइड कर जाएगा, तो उसको हम लोग नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, और जब जिसमें पोलरिटी है ही नहीं, ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है हम लोग जानते हैं, 2a इंटू में Q। तो Q इज आइदर ऑफ द चार्ज, जैसे यहाँ पर प्लस Q है, यहाँ पर माइनस Q है। ठीक है, तो दोनों का सेंटर कोइंसाइड कर रहा है, यानी कि सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस क्या है? जीरो है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जीरो, यानी कि डाइपोल मोमेंट जो है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का जीरो के बराबर होगा। यस और नो? यस। तो दे हैव नो परमानेंट डाइपोल मोमेंट। ठीक है। तो नेक्स्ट आता है आपका पोलर मॉलिक्यूल। इसमें पॉजिटिव सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस डू नॉट कोइंसाइड, जैसे हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, तो इन दोनों का जो सेंटर्स हैं वो कोइंसाइड नहीं करता, उन दोनों के बीच में कुछ सेपरेशन होता है, दे आर स्ट्रेच्ड, ठीक है, बाय सम डिस्टेंस, एंड सच मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड पोलर मॉलिक्यूल्स, क्योंकि यहाँ पर पोलरिटी डेवलप हो गई, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बना, ठीक है, उनमें सेपरेशन हुआ, और इस वजह से इनका कुछ ना कुछ जो है डाइपोल मोमेंट होगा, और हम जानते हैं डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है। ठीक है, सिमिलरली H2O है, ठीक है, H2O में भी ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, तो इसमें भी आप देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर बेंट होता है, एंगुलर शेप, है ना, इस तरह से। ठीक, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इसका डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये होगा और इस वाले का डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये होगा, और इस दोनों का वजह से रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा। ओके, so this is the direction of dipole moment in this case H2O में। ठीक है, तो ये भी आपका पोलर मॉलिक्यूल्स है। ठीक, तो काफी सारे एग्जांपल्स हैं इन सबके, ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे। अब नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स जो है उनका आप देखिए सिचुएशन कैसा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, ठीक है, क्योंकि
पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के सेंटर्स कोइंसाइड किए हुए हैं, ठीक है। क्योंकि नहीं, अभी हमने क्या किया है, अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रखा है। जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में नॉन पोलर मॉलिक्यूल को जब रखेंगे तो उनके जो सेंटर्स हैं वो कोइंसाइड करते रहेंगे, ठीक है। जैसा रहता है वैसा ही रहेगा। बात नहीं समझ में आई? अभी ये एक सपोज नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, उसको हमने ऐसे ही रखा हुआ है, यानी कि वहां पर कोई भी तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हमने अप्लाई किया है एक्सटर्नली। तो इस तरह से उनका जो है स्ट्रक्चर है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है, सेंटर्स उनका। अब एक ऐसा सिचुएशन है जब हमने उसमें क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, ठीक है। तो जैसे ही हम एक्सटर्नल अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड करेंगे इसमें, ऐसे ही करेंगे इसमें, तो ये जो पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस के जो सेंटर्स हैं वो क्या होंगे, सेपरेट होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, इस तरह से। और ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स भी अब क्या बन गया, क्या बन गया, पोलर टाइप का बन गया, ठीक है। तो आपसे पेपर में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ड्रॉ दी डायग्राम ऑफ द नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, या फिर शो स्कीमेटिक डायग्राम, या फिर इस तरह से कुछ भी, कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपको जो है ये बना के दिखाना है उनके सेंटर्स को शो करते हुए। तो ये कर लेंगे आप लोग डायग्राम। बात समझ में आ रही है? यस नहीं आई? यस। अब पोलर मॉलिक्यूल्स पोलर मॉलिक्यूल्स के जो सेंटर्स हैं वो आपस में एक दूसरे से सेपरेटेड हैं कुछ डिस्टेंस पे, ओके, इस तरह से। तो जब ये इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हम देंगे तो ये क्या कर लेता है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये अपने आप को अलाइन कर लेता है, ठीक है। मतलब जैसे इसमें इलेक्ट्रिक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा दिया, ठीक, तो ये क्या करता है, दे टेंड टू अलाइन। जैसे ये था, ये क्या करेगा, रोटेट करेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो ये बन गया ऐसे, ठीक, समझ गए। ये ऐसे था, ठीक है, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड मिला, ये खुद रोटेट करेगा ऐसे, है ना। तो नेगेटिव यहाँ आ गया, पॉजिटिव यहाँ आ गया, है ना। उसी तरह से ये भी है। तो सभी जो है दे विल, अब यहाँ पर देखिए क्या है, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे मिला, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ऐसे मिला तो ये थोड़ा सा ऐसे करके घूमेगा, रोटेट करेगा, है ना। सो दे विल टेंड टू अलाइन देमसेल्व्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो पोलर मॉलिक्यूल्स और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स दोनों को आप डायग्रामेटिकली शो कर सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ और इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, समझ गए। तो इसमें इसकी वजह से जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे तो इसके अंदर में, दोनों के अंदर में डायपोल मोमेंट डेवलप होना शुरू हो जाता है, ठीक है। नॉन पोलर में भी होगा और पोलर में भी होगा, होगा कि नहीं होगा, बिकॉज देयर इज सम सेपरेशन बिटवीन देयर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। सो दिस डायपोल मोमेंट डेवलप्ड विल बी डिपेंडेंट ऑन, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पे। जितना ज्यादा हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे उतना ज्यादा डायपोल मोमेंट बनेगा, यस और नो? यस। ठीक है। तो एक ऐसा सिचुएशन जब इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड एंड इज प्रोपोर्शनल टू द फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। ऐसा ऐसा सिचुएशन जब या फिर ऐसा डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, ऐसा कोई भी डाइलेक्ट्रिक जिसमें इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हो और उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड के ऊपर डिपेंड करता हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक्स, ठीक है। ये टर्म याद रखना है आपको। व्हाट इज लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक्स? दिस इज when the induced dipole moment is in the direction of the field and is proportional to the field strength, ठीक है। dipole moment is directly proportional to field strength and its direction is also in the direction of electric field। तो इस सिचुएशन वाले ऐसे ऐसे डाइलेक्ट्रिक्स को हम लोग लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। तो अब यहाँ से एक टर्म आता है दैट इज कॉल्ड पोलराइजेशन,
ठीक है, कि वेदर द पोलर और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक चाहे वो पोलर हो चाहे नॉन पोलर हो, दे डेवलप्स नेट डाइपोल मोमेंट इन द प्रेजेंस ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी हमने देखा चाहे वो पोलर डाइलेक्ट्रिक हो चाहे नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक हो, जैसे उसको इलेक्ट्रिक फील्ड मिला, दे डेवलप सम डाइपोल मोमेंट, दैट इज नेट डाइपोल मोमेंट, है ना, एंड द डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड पोलराइजेशन। ठीक है, तो देयर इज अ टर्म कॉल्ड पोलराइजेशन। तो यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है पेपर में, और पूछा भी गया है, डिफाइन पोलराइजेशन। तो व्हाट इज दिस? द डाइपोल मोमेंट डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, दैट इज कॉल्ड पोलराइजेशन। ठीक है, इसको हम लोग कैपिटल पी से डिनोट करते हैं। स्मॉल पी से किसको डिनोट करते हैं? डाइपोल मोमेंट को, एंड दैट डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड पोलराइजेशन। ठीक है, और किसी भी लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक्स के लिए ये पोलराइजेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अभी आपको मैंने बताया, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, द पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? इलेक्ट्रिक फील्ड, and also its strength is directly proportional to this electric field, strength of electric field। and जब ये proportionality का साइन हटता है तो यहाँ पर ये एक टर्म आ जाता है जिसको हम लोग काई बोलते हैं। ठीक है, काई, काई समझते हैं, के आई ऐसे, काई। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, काई जो है वो सिंबल है, इस सिंबल को, जैसे इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फाई। ठीक है, तो ये एंगल को डिनोट करता है, या फिर जो भी सिचुएशन है फेज को डिनोट करता है। उसी तरह से यहाँ पर जो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है दैट इज काई एंड इज कॉल्ड ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, समझ गए? ससेप्टिबिलिटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। अब आप बोलेंगे ये इप्सिलन नॉट कहाँ से आ गया? तो ये क्या करता है, इसको डायमेंशनली करेक्ट बनाने के लिए, ठीक है, पोलराइजेशन, ये डाइपोल मोमेंट डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम का जो डायमेंशन होगा, ठीक है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड और सिर्फ अकेला जो है इलेक्ट्रिक फील्ड उसको बियर नहीं कर सकता है। तो डायमेंशनली इसको इक्वल बनाने के लिए इप्सिलन नॉट से मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, सो द पोलराइजेशन का आपको क्या समझ में आया? दिस इज डाइपोल मोमेंट डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट टाइम्स काई ई इनटू में इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो एक ही है ये फॉर्मूला। आ रही बात समझ में सबको? यस सर। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसमें इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को एनसीईआरटी में थोड़ा ज्यादा मजे से नहीं समझाया हुआ है, तो इसको हम लोग यहाँ से समझते हैं। अभी जो जो पढ़े थे एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं इसको। पोलर मॉलिक्यूल्स हमने देखा था, सेंटर जो है कोइंसाइड नहीं करेगा। ठीक है, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, और इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दे विल टेंड टू अलाइन। देखिए कैसे अलाइन किया, अभी ऐसा था, ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, ये जैसा था इधर लेफ्ट वाला उसी तरह से राइट वाला भी है, लेकिन जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड दिया देखिए इनका ओरिएंटेशन इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो गया। ओके, तरह से। अब है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, इसमें तो कुछ रखा ही नहीं है। इसके एग्जांपल्स हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, C6H6, यानी कि C6H6 क्या है? बेंजीन, ये भी नॉन पोलर होता है, मीथेन। ठीक है, ये सब। तो इसमें देखिए इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा था, और इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए दोनों में सेपरेशन हो गया, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के बीच में। ठीक है, इस तरह से सेंटर्स कोइंसाइड नहीं किया। ठीक है, सो देयर इज सम अमाउंट ऑफ डाइपोल मोमेंट। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक्स, नॉन कंडक्टिंग मीडियम और इंसुलेटर कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक्स। ठीक है, इन विच इंड्यूस्ड चार्जेस आर प्रोड्यूस्ड ऑन देयर फेसेस on application of electric fields are called dielectrics।
एग्जाम्पल में, डाइलेक्ट्रिक्स के एग्जाम्पल में ग्लास, माइका, पैराफिन वैक्स, एयर, ट्रांसफार्मर, ऑयल, ये सब है। पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स ये है। अभी देखिए ये सिचुएशन है, ठीक है। एक आपको कंडक्टर रखा हुआ है, ठीक, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव सरफेसेस हैं, ठीक है। पॉजिटिव जो सरफेस है वो पॉजिटिव वाला, वहां पर पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव वाला जो सरफेस है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब इसकी वजह से इसमें जो है अंदर में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक। नेगेटिव से पॉजिटिव, मतलब ये क्या बोलते हैं, आपको ई नोड आपको जो दिखाई दे रहा है, ई नोड वो क्या है, ई परमिटिव नोड क्या है, ई नोड, इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, समझ गए। अब देखिए क्या हुआ अंदर में, इनसाइड द मतलब कंडक्टर, ठीक है। हमने मतलब जब एक डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट किया, ठीक, तो आप देख रहे हैं इसके अंदर में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, अपोजिट टू दी अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, ई नॉट के अपोजिट में। जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मतलब ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू पोलराइजेशन, ठीक है। पोलराइज हुआ, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है ना, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक स्लैब था, ठीक है। ये कैसा है, एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, ठीक। उसमें हमने क्या किया, जब इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स अलाइन हुए इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पर चार्जेस इंड्यूस हुआ इस चार्जेस की वजह से अपोजिट डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ, यानी कि दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ईपी विच इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ applied electric field, and this is called EP is called polarized electric field या electric field due to polarization, ठीक है। सो आप देख सकते हैं अंदर में डाइलेक्ट्रिक, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक स्लैब के बीच में, ठीक है, क्या होगा, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ई नॉट माइनस ईपी के बराबर होगा, यस और नो, यस Yes, sir. ठीक है, समझ रहे हैं ना सब कोई। So that is electric field is reduced when a dielectric slab is introduced, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक स्लैब अंदर में जो इंट्रोड्यूस किया है उसकी वजह से क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में कम हो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया, एंड इसका जो रेशियो होता है, ठीक है, किसका रेशियो, जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड था, ठीक है, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय द रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट माइनस ईपी, इनका जो रेशियो होगा वो ही कहलाता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। जब हम लोग कैपेसिटर वगैरह में न्यूमेरिकल्स करते थे तो ये वाला ऐसा क्वेश्चन आ जाता है बीच बीच में कि के टाइम्स के की वैल्यू इतनी इतनी, ये सब आज हम लोग सीखेंगे कैसे हुआ क्या हुआ, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई सबको। व्हाट इज यस सर। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, किसी भी डाइलेक्ट्रिक स्लैब में अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड और रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रेशियो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, Dielectric डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, constant. ठीक है। अब इसको आप यहाँ से ऐसे भी समझ सकते हैं, दो प्लेट था पॉजिटिव और नेगेटिव। अच्छा इसको ये बताइए, ये इसकी वैल्यू के से कम होगी या वन से कम होगी या ज्यादा होगी, के इज लेस देन वन और ग्रेटर देन वन, Greater than 1. यस इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन वन। समझ आ रहा है सबको, बिकॉज ये जो वैल्यू है वो ज्यादा है और नीचे में जो वैल्यू है वो रिड्यूस्ड वैल्यू है, ठीक है। तो न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, so this ratio will always be greater than 1, ओके। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। अच्छा इस इंड्यूस्ड ये जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी वैल्यू दोनों प्लेट के बीच में कितनी होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यस और नो,
बोलिए, भूल गए? दोनों प्लेट्स के बीच में, ये पॉजिटिव प्लेट और ये नेगेटिव प्लेट, उसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है सिग्मा बाय इप्सिलॉन नॉट या सिग्मा बाय 2 इप्सिलॉन नॉट? 2 सिग्मा epsilon. एप्सिलॉन नॉट। पगला गए हो तुम लोग, 2 कहाँ से आ गया? वो एक एक सिर्फ एक कंडक्टिंग शीट की वजह से होता था ना, जैसे इसकी वजह से किसी पॉइंट पर निकालना था तो जाके सिग्मा बाय 2 इप्सिलॉन नॉट होता था। भूल गए क्या? कल ही तो पढ़ाया था Yes, sir, कैपेसिटर याद में, है. एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता था, तो क्या होता था? दोनों की वजह से सेम डायरेक्शन में सिग्मा बाय 2 इप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 इप्सिलॉन नॉट, तो क्या बन जाता था? सिग्मा बाय इप्सिलॉन नॉट। याद आया Yes, कि sir. इसको डिस्प्ले करूं? याद है. याद है सर। ये कल ही तो कराया था ये सब। कैपेसिटर वाला में ये देखिए, ये है ना, ये केस 3 वाला सिचुएशन, एक पॉजिटिव था एक नेगेटिव था, तो रीजन 1 में लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड 0, रीजन 2 में इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन इक्वल टू 0, इलेक्ट्रिक फील्ड जी इक्वल टू 0 इन रीजन 3। जो रीजन 2 है उसमें देखिए नीचे टेबल में E1 प्लस E2 दोनों सेम डायरेक्शन में सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, याद आया? Yes, sir. ठीक है, यहाँ पर अब हम लोग ये देखिए कि जो k की वैल्यू है, ठीक है, उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? दिस इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट और अपॉन ई नॉट को हम लोग लिख सकते हैं अगेन सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस ईपी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। तो यहाँ पर जो पोलराइजेशन की वजह से जो चार्ज डेंसिटी होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सिग्मा पी बोलेंगे। ठीक है, so can we write this EP as sigma p upon epsilon naught? Yes or no? Yes. So this is sigma p upon epsilon naught. ठीक है, so this comes out to be 1 by epsilon naught, सब जगह से कॉमन हो जाएगा, so this is equals to sigma upon sigma minus sigma p. ठीक है, this is again a formula, important formula. ठीक है, so डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का एक और फॉर्मूला आपको हो गया, दिस इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय सिग्मा माइनस सिग्मा पी। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज सिग्मा? सिग्मा क्या है? लीनियर सरफेस, लीनियर कहाँ से आया? सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, समझ गए ना? तो इस टर्म में अब इसको आप चाहे तो क्यू बाई ए के फॉर्म में भी, क्यू होता है ना, क्यू इंटू ए करके, वहां से भी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए, आई थिंक यहाँ तक समझ में आया। पोलराइजेशन वेक्टर हम लोग वहाँ एनसीईआरटी में देख चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा अलग फॉर्मेट में है तो इसलिए उधर ज्यादा ध्यान नहीं देने की जरूरत है। सरफेस पोलराइजेशन वेक्टर अभी बताया था ना कि दिस डाइपोल मोमेंट डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, दिस इज पर यूनिट वॉल्यूम, तो उसी को यहाँ पर n टाइम्स p लिखा हुआ है, जहाँ n को बोल दिया नंबर ऑफ एटम्स पर मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि n अपॉन में v को, है ना, नंबर ऑफ एटम्स टोटल अपॉन में v को एक क्वांटिटी से स्मॉल n से डिनोट कर दिया। ठीक है, तो इस पे आप नहीं ध्यान दीजिए, जो एनसीईआरटी में भी बताया था मैंने, दिस p इज इक्वल टू क्या होता है, क्या होता था फॉर्मूला? एप्सिलॉन नॉट, बोलिए, एप्सिलॉन नॉट Chi. काई, E. है ना, अपॉन इंटू में E. इंटू में ई। ठीक है, जहाँ काई को क्या बोलते थे? काई को क्या बोलते थे? ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, चलिए अब आता है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ठीक है, ये क्या होता है? इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दैट कैन बी अप्लाइड टू इलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक विदाउट इट्स इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। ठीक है, देखिए दोनों, एक बार आपको प्रीवियस ईयर्स में भी क्वेश्चन आया हुआ है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ? ठीक है,
तो या तो बच्चे इसको गलत करके आते हैं या तो बहुत सारी कंफ्यूजन होती है। अभी आपको मैंने बनाया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज द रेशियो, है ना, ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, बट डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है? जैसे आपकी स्ट्रेंथ बोलेगा क्या है, ठीक है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है? जैसे आपको खड़े करके जो है ना, खड़ा कर दिया जाए। अब ये किया जाए कि चलिए 4-5 लोगों को खड़ा कर दिया और घूंसे मारना शुरू कर दिए, ठीक है, तो सबका स्टेमिना सेम तो होगा नहीं, ठीक है। एक ऐसा टाइम आएगा जब लुढ़क जाएगा आदमी। एक ऐसा बच्चा है जिसको, है ना, जैसे मान लो क्या, किसको ले लेते हैं, मोहित को ले लेते हैं और अनुराग को ले लेते हैं, ठीक है। तो अब मोहित है, उसको 100 घूंसे मारते मारते वो बेचारा लुढ़क जाएगा, ठीक है। अब अनुराग है, ये जिम जाता है, ठीक है, इसको दे दनादन दिए जा रहे हैं, 100 घूंसे में इसको कुछ नहीं हुआ, ठीक है। ये करीब 300 जब घूंसे में जाके जो है अब ये लड़खड़ाना शुरू हुआ, उसके बाद जाके गिर जाएगा, ठीक है। तो मतलब एक ऐसा टाइम आएगा जो वो ब्रेक डाउन हो गया, ठीक है, मीन्स उसके बाद वो इसकी स्टेमिना खत्म हो गई, ठीक है, बर्दाश्त करने की स्टेमिना खत्म हो गई। तो वो सबका स्ट्रेंथ अलग अलग होता है, ठीक है। तो अब क्या है डाइलेक्ट्रिक के केस में, ठीक है, मान लीजिए कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखा हुआ है, ठीक है, तो इसका आप स्टेमिना किससे चेक करेंगे बताइए? इसका नेचर क्या है, कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग? बोलिए। नॉन कंडक्टिंग। नॉन कंडक्टिंग, ठीक है। तो नॉन कंडक्टिंग है, तो अब जैसे अभी मोहित और अनुराग का क्या था टेंडेंसी, मार खाना या नहीं मार खाना? मार खाना। मार खाना। मार खाना थोड़ी था, कोई भी चाहता है मार खाना क्या? नहीं मार खाना। नहीं मार खाना चाहता ना कोई भी, घुसे खाना पसंद करता है क्या कोई भी? नहीं करता है। तो हमने क्या किया, उसको घुसे मार मार के टेस्ट किया, इसकी कितनी स्टेमिना है। नहीं समझ में आया? अरे बोलो। उसी तरह से इसकी टेंडेंसी क्या है, डाइलेक्ट्रिक की टेंडेंसी क्या है, कंडक्ट करना या नहीं कंडक्ट करना? नहीं कंडक्ट करना, ठीक है। तो कब तक नहीं कंडक्ट करेगा बे, बात पूछेंगे ना इससे, तो कब तक कंडक्ट नहीं करेगा? तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको कंडक्ट कराने की जबरदस्ती करेंगे, करेंगे या नहीं? यस सर। कब तक करेंगे? कंडक्ट करने देता, जब तक कंडक्ट नहीं करता। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको कैसे चेक करेंगे? घूसे मारेंगे इसको भी। इसका घूसा क्या है? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। यस, वेरी गुड। इसमें हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जब तक ये कंडक्ट ना करते, ठीक है। तो वो जो हो गया मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। उतनी स्ट्रेंथ इसकी है, उस स्ट्रेंथ के बाद ये डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद ये कंडक्ट करने लग जाएगा। समझ आया? तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हम लोग अप्लाई करेंगे, तो इसलिए इसकी ऐसा यूनिट भी वोल्ट पर मीटर होगी, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो आपसे एक बहुत ही गंदा टाइप का क्वेश्चन पेपर बनेगा जिसमें पूछेगा, बताओ बच्चों, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का यूनिट और डायमेंशन किससे मैच करता है? उसमें 2-3 ऑप्शन दे देगा। अब उसमें लिखा रहेगा कहीं पे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, बोलेगा छी 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 छी, ये क्या होता है, ये तो इसका कोई लेना देना ही नहीं है इससे। ऐसा ही करेंगे क्या? देखने सुनने में ऐसा लग रहा है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ठीक है, ठीक, उसका तो कोई मतलब ही नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड से, ऐसा ही सोचेंगे अगर नहीं पढ़े रहते तो, है ना? ठीक है, समझ में आ रही बात? यस ठीक है। तो दिस इज डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ठीक है। तो सबका अलग अलग होता है, ठीक। अच्छा, एक चीज इससे रिलेटेड एक मेरे को दिमाग में, फिर मैं भूल जाऊंगा बताना। कल आपको टेस्ट में क्वेश्चन भी दिया था या पहले कभी, कि वो मेटल का जो है क्या होता है, मेटल का क्या पूछा था कुछ,
डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है, पूछा था ना टेस्ट में कोई क्वेश्चन यस सर, चैप्टर 1 वाले में। ठीक है, फर्स्ट। मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है, तो बता सकते हैं अब आप लोग? अभी हमने देखा था के की वैल्यू क्या होती है, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, डिवाइडेड बाय रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यहां से ये आएगा कि नहीं? इस फॉर्मूले से नहीं आ रहा है। ठीक है, आएगा आएगा समय इसका। ये अभी जो हमने अभी तक जहां से जितना पढ़ाया है वहां से ये नहीं आएगा, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड ही है। एक और टर्म अभी आना बाकी है, तब समझ में आएगा ये। ठीक है, इसको भी रहने देते हैं। चलिए ये क्वेश्चन याद दिला दीजिएगा, इसको अभी डिस्कस करेंगे अभी पूरा खत्म होने के बाद। तो ये जो है आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सबकी वैल्यूज जो है दी हुई है वैक्यूम की इंफिनिटी, यानी वैक्यूम कभी भी कंडक्ट करेगा ही नहीं, चाहे आप उसको कितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड दे दीजिए। एयर का जनरली लगभग 1 होता है। ठीक है, तो वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के की वैल्यू 80 होती है। ठीक है, बाकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अलग अलग है सबका। ठीक है, माइका इतना वोल्ट के किलो वोल्ट पर मीटर है, ये किलो वोल्ट पर मिलीमीटर। ठीक है, रबर का, पेपर का, पायरेक्स का, इतने वोल्टेज देने के बाद सभी कंडक्ट करने लग जाते हैं। ठीक है, तो वैक्यूम को आप देख रहे हैं कंडक्ट करेगा ही नहीं कभी भी। ओके, तो अब हम लोग आ जाते हैं बात किस पे, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब में मतलब जब हम लोग मेनली कैपेसिटेंस पर इसका क्या असर पड़ेगा, ठीक है, इसको देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अब हम मान लेते हैं सपोज कि एक कैपेसिटर है। ठीक, उस कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, अब इसमें इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ठीक है, हमने इसमें क्या किया, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस कर दिया इसके अंदर में। ठीक है, कर दिया, और इसकी थिकनेस को क्या मान लिया हमने, स्मॉल टी। ठीक, कोई दिक्कत इसमें किसी को यहाँ तक में? बोलिए। नो सर। नहीं, ठीक है। अब ये पूरा सेपरेशन जो है दोनों प्लेट्स के बीच का डी है। अब इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा डाइलेक्ट्रिक के अंदर में, वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, इसको हम लोग ईपी बोलेंगे, मतलब इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में या एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में? एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन। अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा, और उसकी वैल्यू कितनी होगी, ई नॉट माइनस ईपी। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है, जो हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है, दिस इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट V बाई डी, मालूम है हम लोगों को? ठीक है, सो यहाँ से V इक्वल टू क्या हो गया, E इंटू में D पोटेंशियल। ठीक है, यहाँ पर दो चीजें हैं, जो पोटेंशियल होगा टोटल दोनों प्लेट्स के बीच में, वो दोनों की वजह से होगा। एक तो इस डाइलेक्ट्रिक की वजह से कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, वो कितना हो जाएगा, EP इंटू में इसका थिकनेस, दैट इज T। ठीक है, सॉरी एक मिनट, EP नहीं, यहाँ पर ये जो होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, दैट इज E नेट, है ना। यहाँ पर जो हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, क्योंकि डायपोल के अंदर में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग देखेंगे। तो यहाँ जो पोटेंशियल होगा वो किसकी वजह से होगा, दिस इज EN इंटू में T।
और बाहर में अब कितना डिस्टेंस बच गया, ये सेपरेशन। अब इलेक्ट्रिक फील्ड, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितने थिकनेस में है, ये पूरा था डी और ये हो गया टी, तो ई नॉट आपका डी माइनस टी सेपरेशन में है, यस और नो? यस यस सर। अगर ऐसे नहीं समझ आ रहा है तो आप ऐसा इसको समझ लीजिए कि ये आपका जो है पैरेलल प्लेट था, हमने टी थिकनेस का ऐसे करके यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक रख दिया, ठीक है। ये आपका ई नॉट और ये हो गया आपका ई क्या, ई नेट, है ना, क्योंकि ये ईपी है, तो ये हो गया ई नेट, ठीक। तो ये जो ई नॉट लग रहा है वो क्या हो रहा है, ये पूरा डिस्टेंस डी है, तो ई नॉट लग रहा है आपको डी माइनस टी थिकनेस में, यस और नो? यस ठीक है, और ई एन लग रहा है आपको टी थिकनेस में, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? नो। ठीक है, तो अब हमने ये लिख दिया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू इतनी हुई, ठीक है। अब देखिए, के की जगह हमने अभी पढ़ लिया था ई नॉट अपॉन एन, ठीक है, और इसको हम लोग ई एन की वैल्यू को यहाँ से ई नॉट अपॉन के बोल सकते हैं कि नहीं, बोल सकते हैं कि नहीं? यस ठीक है। अब देखिए यहाँ से, यहाँ पर हमने क्या क्या रिप्लेस कर दिया, ठीक है। कैसे, अगर आप देखेंगे ध्यान से, ई नॉट इंटू डी माइनस टी, ठीक है, एज इट इज रखा। अब ई एन की जगह पे अभी हमने क्या रखा, यहाँ से ई नॉट अपॉन के इंटू टी, यस और नो? कोई Yes. प्रॉब्लम? नहीं सर। अब हमने क्या किया, यहाँ से ई नॉट को क्या किया, ई नॉट को कॉमन कॉमन ले लिया, तो बाकी सारे टर्म एज इट इज है, ठीक है। तो ये हमारा पोटेंशियल हो गया, लेकिन हम लोग कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, अच्छा पहले इलेक्ट्रिक फील्ड को और सिंप्लीफाई कर लिया, ठीक है, इतना भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते थे। ई नॉट हम लोग जानते हैं सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, दैट इज इक्वल टू क्यू इंटू में एरिया अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? नो नहीं, ठीक है। अब C इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, ठीक है। तो अब देखिए, Q की जगह हमने क्या रख दिया, Q की जगह हमने क्या रख दिया, सी इंटू वी। ये हो गया Q, ठीक है, अपॉन में V, ठीक है। V की जगह पे हमने क्या रखना था, ई नॉट इंटू कितना, डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, ये पूरा टर्म आपको रखना था, यस और नो? अब इस ई नॉट की जगह पे अभी हमने देखा क्या है, क्यू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो इस ई नॉट की जगह पे क्या रख दें, क्यू इंटू, है ना, ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से Q और Q कैंसिल हो गया, ठीक है। एक बार इसको फिर से लिख के देखते हैं, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, बाकी सब तो ठीक है, एक का दिक्कत आ रहा है, एक आ गया। Q डिवाइडेड बाय V, V की जगह पे हमने लिख दिया क्या, इफ ई नॉट, ई नॉट की जगह पे हम लोग Q A, क्यू ए वहाँ पे तो क्यू का वैल्यू डाल रहे हैं, क्या, क्यू का वैल्यू डाल रहे हैं, तो ई नॉट और ए को इधर भगा दो तो आ जाएगा। हाँ, हम ए को इप्सिलन नॉट के टर्म में आंसर चाहिए ना, मैं गलत लिख रहा हूँ ना, इसलिए एक मिनट।
ठीक ठीक, इप्सिलन नॉट नहीं आ रहा है, वो भी सही था, मैं जो कर रहा हूँ बस उसमें एक स्टेप ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, सीधा Q की वैल्यू को निकाल लेते हैं। ठीक है, जब मैं यहाँ पर क्या कर रहा था, ई नॉट की वैल्यू रख रहा था, फिर Q की वैल्यू को पुट करना पड़ता है ना। यहाँ से Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, इप्सिलन नॉट, ठीक है, इंटू ई नॉट और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, Q डिवाइडेड बाई A, यही होगा ना। Q की वैल्यू देखो ना, यस सर। इप्सिलन नॉट Yes, ई sir. नॉट डिवाइडेड बाई A। ठीक है, तो अभी भी वही आ रहा है। ए अपॉन में क्यों आ जा रहा है, अच्छा अच्छा अच्छा, ये टर्म जो सर है क्यू बाई ए होगा। Q बाई ए होगा ना, वो वही तो सर सब। सिग्मा का वैल्यू क्यू बाई ए ये होगा। जो है ना गलत टाइप कर दिया था, वही मैं सोच रहा हूँ बार बार गलती कहाँ हो रही है। ठीक है, ये जो सिग्मा है वो Q इंटू ए थोड़ी होता है, Q अपॉन ए होता है ना। यस इसको सर। फिर से चेंज करना पड़ेगा। हम्म, ठीक है, अब देखिए, समझ रहे हैं ना, सिग्मा की जो वैल्यू होती है दिस इज चार्ज पर यूनिट एरिया होती है। ठीक है, इस वजह से वो सारा गड़बड़ हो रहा था। ठीक, अब C की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, Q अपॉन, है ना, V की जगह पे ये पूरा टर्म रख देते हैं, है ना, ई नॉट की जगह हम लोग क्या रखेंगे, Q अपॉन A इप्सिलन नॉट। ठीक है, एक छोटी सी गलती की वजह से इतना देर से दिमाग खराब हो रहा था। समझ आया सबको। देखिए C इक्वल्स टू Q अपॉन V, तो Q हमने रहने दिया और V की जगह पे हम लोग क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर Q बाई ए इप्सिलन नॉट रह जाएगा, है ना। तो Q अपॉन ए इप्सिलन नॉट ऊपर चले गया, बाकी टर्म कितना आ गया, D माइनस टी और प्लस टी बाई के। ठीक है, ये पूरा, है ना, कोई दिक्कत किसी को, तो वही लिखा हुआ है इप्सिलन नॉट ए, है ना, क्यू क्यू कट गया, तो इप्सिलन नॉट ए डी माइनस टी अपॉन प्लस टी अपॉन के। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक में। नो सर। No, sir. ठीक है, ये आप लोग एक बार ना खुद से कीजिएगा तो थोड़ा सा फिर से ये रिमाइंड आ जाएगा और ये रिवीजन भी हो जाएगी आपकी और याद भी रहेगा। ठीक है, अब फिर हमने यहाँ से क्या किया है, जबरदस्ती डी को कॉमन लिया है। ठीक है, इसका जो फॉर्मेट होता है वो बनाने के लिए, आप चाहे तो इस फॉर्मूले को भी यूज कर सकते हैं, दिस इज द मेन फॉर्मूला। ठीक है, अब चाहे तो इसको चेंज कर सकते हैं, कैसे, नीचे में डी कॉमन लिया, डी कॉमन लेंगे तो यहाँ से 1 प्लस टी बाई के टी बाई डी बनेगा, समझ रहे हैं, डी यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये क्या होगा, 1 माइनस टी बाई डी बनेगा, जबरदस्ती। ठीक है, क्योंकि हम क्या चाह रहे हैं, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी को हम लोग वो बनाते हैं ना कुछ सी के बराबर, इसलिए। ठीक है, तो यहाँ से ही हो गया, और फिर उसी तरह से 1 डी बाई टी बाई, यहाँ से भी हमने डी कॉमन लिया था, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, 1 माइनस टी बाई के। ठीक है, डी को आप जबरदस्ती कॉमन लेके देखिएगा, ये फॉर्मेट आ जाएगा। ठीक, तो अब इप्सिलन नॉट ए बाई डी जो होता था वो कैपेसिटेंस होता था, कब, जब ये ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड था, इसलिए इसका हमने नाम क्या रख दिया, सी नॉट। ठीक है, तो सी नॉट डिवाइडेड बाई 1 माइनस टी बाई डी इंटू 1 माइनस टी बाई के, so this is the value of capacitance, है ना, and that increases with the introduction of dielectric slab। अब ये कैसे इंक्रीज कर रहा है इसको आप समझ सकते हैं, क्योंकि
यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि जो टी है थिकनेस है ना, वो इससे कम होता है। इस पूरे की वैल्यू जो आप देखेंगे, इस पूरे की वैल्यू वो हमेशा क्या होगी, मतलब क्या बोलते हैं, 1 से ज्यादा होती है। ठीक है, ये जो पूरा थिकनेस, क्योंकि आप देख रहे हैं डी में से आप किसी चीज को माइनस कर रहे हैं, है ना। ठीक, प्लस टी बाई के, तो ये वाली वैल्यू, के वाली वैल्यू है ना 1 से बड़ी होती है। तो इसको इस तरह से एडजस्टेड रहता है कि ये वैल्यू आपका क्या होता है, मतलब 1 से छोटा होगा, और इसकी वजह से ये जो पूरा कैपेसिटेंस की वैल्यू है वो ओरिजिनल कैपेसिटेंस से ज्यादा होती है। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझे? एक बार फिर बताओ ना सर। डिनोमिनेटर वाला टर्म, हाँ सर ठीक है, उसको मैं अब दूसरे तरीके से बताता हूँ। ये फॉर्मूला आपको समझ आया कि नहीं आया, ये बताइए पहले यहाँ तक। आ उसको गया। फिर मैं दूसरे तरीके से भी समझा रहा हूँ। ठीक है, ये डेरिवेशन अलग है, इसको हम्म कहाँ गया, C इक्वल्स टू सीलन नॉट A डिवाइडेड बाई, ठीक है, हम अब क्या कर रहे हैं, D माइनस, ठीक है, हाँ, T प्लस T अपॉन K कर रहे हैं। ठीक है, एक साथ ऐसे। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखिए, इप्सिलन नॉट A अपॉन D माइनस, इन दोनों में से T को कॉमन ले लीजिए। ठीक है, ले सकते हैं कॉमन, तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 अपॉन के, यस और नो, बनेगा? यस। कोई दिक्कत यहाँ तक में? हम्म, ठीक है। अब देखिए आप इसको ध्यान से, कि अगर हम सपोज टी को डी बना दें, ठीक है, यानी कि जो टी था उसको हम पूरा डी बना दें, यानी कि ये पूरा कंप्लीटली इसको ऑक्यूपाई कर लेता है। ठीक है, कंप्लीटली जब ऑक्यूपाई कर लेगा तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, देखिए, इस टर्म से ये थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए, इप्सिलन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी माइनस, टी की जगह पे क्या आ गया, डी आ गया। ठीक है, और प्लस डी बाई के। ठीक, अब यहाँ से डी और डी कैंसल आउट हो गया, ये क्या बन गया, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, और के जो है वो कहाँ चले गया, ऊपर चले गया। यस और नो? यस सर। ठीक है, अब आप यहाँ से समझ सकते हैं सीधा कि इप्सिलॉन नॉट ए बाई डी आपका एक्चुअल कैपेसिटेंस था सी नॉट, ठीक है, और इनटू में क्या हो गया, के हो गया, और निकाल क्या रहते हैं हम लोग, सी। यहाँ से कुछ समझ आया आपको कि के की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होती है, ये हम लोग जानते हैं, बोलिए। तो अब यस उसमें सर। सी नॉट से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस सी विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन सी नॉट। समझ आया? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये वाला जो है ना तरीका ठीक है थोड़ा सा समझने का। ठीक है, तो ये फॉर्मूला का जो लास्ट वाला पोर्शन है, ठीक है, वो जो फॉर्मूला बताया था आप, उससे बेटर है कि इस फॉर्मूले को, सारे फॉर्मूले के अलग अलग फॉर्मेट्स हैं, ठीक है, तो इसलिए ये जो फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया इसको आप यूज करेंगे तो थोड़ी सी आसानी होगी। कैसे? डी को पूरे में से कॉमन मत लीजिए, क्या कीजिए, डी को रहने दीजिए, इस टी को कॉमन ले लीजिए, टी इंटू 1 माइनस 1 बाई के। ठीक है, के की वैल्यू मालूम होगी, टी की वैल्यू मालूम होगी, डी की वैल्यू मालूम होगी, तो ये सॉल्व हो जाएगा आसानी से थोड़ा सा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को आप यूज कीजिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। समझ गए?
एप्सिलॉन नॉट ए डी यहाँ रहेगा, टी को आप कॉमन निकाल लीजिएगा, ठीक है, समझ गए। और ये कैसे ज्यादा है कैसे कम है, तो यानी कि हमने क्या किया कि एक छोटा सा जब ये पूरा बड़ा का बड़ा यानी कि जितना भी स्पेस खाली है पूरे को अगर हम लोग भर दे रहे हैं तब जाके भी वो इतना हो रहा है, ठीक है। तो छोटा सा करेंगे तो थोड़ा इसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू जो भी होगी अलग अलग वो मटेरियल पर डिपेंड करेगा, ठीक है। यानी जो भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा मटेरियल का, है ना, उतना टाइम्स वो इंक्रीज कर जाएगा उसका कैपेसिटेंस, क्योंकि अभी हमने देखा C इज इक्वल टू सी नॉट इंटू के होता है, ठीक है, ठीक है या नहीं। यस सर। यस सर। उसके बाद फिर और क्या बताना है इसमें, के इंटू सी नॉट, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहाँ से C अपॉन सी नॉट के बराबर हो गया, ठीक है। ये देख लीजिए इसको, चार्ज के ऊपर कोई भी असर नहीं होता है, ठीक है, बैटरी डिस्कनेक्टेड हो अगर, ठीक है, तो उतना ही रहेगा। अगर बैटरी कनेक्ट कर दिए तो के टाइम्स जो है चार्ज बढ़ जाएगा, क्योंकि है ना Q इक्वल टू क्या होता है C इंटू वी, है ना, Q इक्वल टू C इंटू वी। तो जब बैटरी से डिस्कनेक्टेड है तो चार्ज में कोई भी असर नहीं होगा, एज इट इज रहेगा, ठीक है। जब चार्ज को बैटरी से कनेक्ट कर देंगे तो C नॉट इंटू वी नॉट इंटू, है ना, के टाइम्स हो जाएगा। कैपेसिटेंस जो है आपको वो के टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा अगर वो बैटरी से कनेक्टेड हो डिस्कनेक्टेड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कैपेसिटेंस है, आपने इसमें डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर दिया तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब का कांस्टेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के टाइम्स वो इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। फिर आपको बैटरी से कनेक्टेड हो डिस्कनेक्टेड हो दोनों ही सिचुएशन में उतना ही टाइम्स होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज कर जाएगा, हमने देख लिया था। और अगर कनेक्ट बैटरी से कनेक्ट कर देंगे तो यानी कि जो है अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड और जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है अपोजिट डायरेक्शन में वो दोनों सेम हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहे हैं तो वो भी डाइलेक्ट्रिक जो है वो कंडक्टर बन जाएगा और कंडक्टर के केस में वो दोनों सेम हो जाएगा वैल्यू, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस ऑब्वियसली अभी हमने देखा था डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे डिक्रीज करेगा आप इसको प्रूव कर सकते हैं। देखिए इसको बता रहा हूँ, ये कहाँ गया, V इक्वल टू क्या होता है E इंटू डी होता है, यस और नो। यस सर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अभी क्लास भी है क्या कोई, नो सर। नो सर। नहीं है ना, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, अब जब हम लोग क्या है डाइलेक्ट्रिक के केस में जब हम लोग बात करेंगे, डाइलेक्ट्रिक के केस में जब बात करेंगे तो उस समय में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक क्या होगा, बोलिए। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन केस ऑफ डाइलेक्ट्रिक इंटू में डी, ये आपको ई नॉट है। अगर मान लीजिए अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है तो ई नॉट इंटू डी हो जाएगा। अब डाइलेक्ट्रिक के केस में बताइए ना इसकी वैल्यू ई नॉट बाई के नहीं होगा, भूल गए सब। यस सर, यस। अभी तुरंत तो बताया था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में, नहीं बताया था फिर, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको कितना बताया था, के इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन ई बताया था, है ना, ठीक है। तो ई की वैल्यू क्या हो गई इन केस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, तो ई नॉट अपॉन के इंटू में डी, समझ आ रहा है कि नहीं। यस। तो ई नॉट इंटू डी क्या है वी, यानी कि वी नॉट, तो वी नॉट अपॉन के बन गया, है कि नहीं। तो के एक से बड़ा होता है इसलिए पोटेंशियल हमेशा क्या होगा, डिक्रीज करेगा कि इंक्रीज करेगा, डिक्रीज। डिक्रीज करेगा, समझ आ गया, ठीक है। और ये बैटरी कनेक्ट कर देंगे तो फिर वो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है तो पोटेंशियल भी सेम हो जाएगा। एनर्जी स्टोर्ड जब बैटरी से डिसकनेक्टेड रहेगा तो सेम होगा, ठीक है, क्योंकि चार्ज सेम है, ठीक है।
तो चार्ज और पोटेंशियल ये क्या चार्ज सेम है, तो सी और भी आपस में एक दूसरे को मतलब वो कर लेंगे, कंपनसेट कर लेंगे, ठीक है। तो इसलिए एनर्जी स्टोर्ड सेम रहेगा। और जैसे हम लोग बैटरी को कनेक्ट करेंगे तो फिर वो के टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। तो ये सब बातों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद फिर इसमें एक आपको अभी था वो बताया था ना मेटल वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इन डाइलेक्ट्रिक मेटल का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो कितना होता है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं किसी भी कोई अगर एक मेटल है, ठीक है, सपोज इसमें हमने क्या किया, डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर दिया, ठीक है। मेटल है तो पूरा क्या है उसका एक अंदर में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जैसे ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है, ठीक है, और ये पॉजिटिव है, ठीक। तो ये हो गया आपको इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में। तो जो अंदर में डाइलेक्ट्रिक के जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है नेट, वो कितना होता है, बोलिए। 0 0 0 होता है, ठीक है। और अभी हमने क्या फॉर्मूला सीखा था, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी कहाँ गया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इक्वल टू क्या होता है, E naught upon E। P naught upon E। ई नॉट अपॉन में ई क्या था, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड था, यस सर। था कि नहीं। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यहाँ से क्या बनेगा बताइए, E naught ई नॉट into बाई बाई के के बनेगा, ठीक है। तो अब आप समझ सकते हैं ये चीज कितना है, 0 है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर या मेटल कितना होता है, 0। ये 0 कब होगा, जब के की वैल्यू क्या होगी, Infinity। sorry infinity। इंफिनिटी होगी। इन्फिनिटी। समझ आई बात Yes। कि नहीं समझे, ठीक है। तो इसलिए मेटल के केस में हम लोग जानते हैं किसी भी मेटल में अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कब होगा, जब यह के की वैल्यू क्या होगी, इनफिनाइट होगी, Infinity। ठीक है। अब समझ में आ गया वो वाला कॉन्सेप्ट। यस सर। उसके बाद और इससे रिलेटेड जो है और क्या बताया जाए इसमें, कुछ ठीक है। आई होप कि जो है ये सब कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा कि नहीं आया, ये सब जो जो बताया आज। आ गया। Yeah। आगे। ठीक है, इसके बेस पे जो है आप थोड़ा न्यूमेरिकल्स वगैरह कीजिएगा, ठीक है। फिर इसको और बाकी जो इसमें क्वेश्चंस वगैरह होंगे उसको हम लोग डिस्कस करेंगे जब भी टाइम मिलेगा।